खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों का संघर्ष जो है वो पूरा नहीं हुआ है। अभी आप लोगों को और बहुत संघर्ष करना है। अभी तो आप लोगों का अब परीक्षा की घड़ी स्टार्ट हुई है। तो जी जान लगा दो, और ये समय जो है वापस लौट कर नहीं आने वाला है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन पेपर जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद रांची के द्वारा जारी किया गया था उसका सेट 2 लेकर आ चुके हैं। सेट 1 को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया कि सेट 2 भी लेकर आइए, तो आप लोगों के लिए सेट 2 लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और इसमें हम 40 एमसीक्यू करेंगे। टॉप एमसीक्यू है जो जैक के द्वारा सजेस्टेड है। याद रखिएगा, हमने सजेस्ट नहीं किया है, किसी ने सजेस्ट नहीं किया है, यह झारखंड शैक्षिक अनुसंधान शिक्षण परिषद ने सेट किया है। तो ये प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन पेपर इसलिए हम लेके आ रहे हैं क्योंकि इस साल आप लोगों का केवल एक मॉडल सेट आया है जिसमें 30 ही क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोगों को पता है 30 क्वेश्चन से कुछ होने वाला है नहीं, तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर भी मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करवा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, अभी से लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 पे सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आप पढ़िए। हम डायरेक्ट आंसर आपको बताएंगे क्योंकि आप लोगों ने कमेंट कर बताया था कि भैया कमेंट मत, ऑप्शंस नहीं पढ़िएगा। तो ठीक है, हम ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। डायरेक्ट आंसर है आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग, लुई 16वां का। किसका शासन था? लुई 16वां का शासन था। आप लोग काउंट करते जाइएगा और किसका नंबर कितना आ रहा है हमें प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। टेस्ट समझकर इस वीडियो को आप जरूर देखो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे बाबू। कह रहा है कि यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका ये कथन है मेटरनिक का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर को हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो देखिए जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर ग, 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कह रहा है कि फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये जो फ्रेडरिक सॉर्यू था एक फ्रांसीसी चित्रकार था, याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब घटी थी। तो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब घटी थी? ये घटी थी आपका 5 फरवरी 1922 को। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर ये बताइए कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना घटने के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख, 1919 में रॉयल एक्ट को पारित किया गया था। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना है। ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि बापू किन्हें कहा जाता है। ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर क यानी कि 2। कौन कौन से हैं प्लीज़ हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शंस नंबर घ, उत्तराखंड में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है।
ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ये सब हमने रात के लाइव में, जो 10 बजे रात में लाइव होता है, उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी में ये सब सवाल आपको करवाया था। किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है? ये भी सवाल आपका एनसीईआरटी में लाइव क्लास जो रात 10 बजे आपका हुआ था उसमें ये हमने पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा संरक्षण का जो तरीका है समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों को ध्यान से पढ़ना है। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपको डिफिकल्ट लगे तो उसको गौर से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और एक एक ऑप्शन को समझने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। मतलब है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना था कि इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका है समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, यानी कि जनरल लोग जो होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो संयुक्त वन प्रबंधन में जनरल लोग इन्वॉल्व होते हैं, बीच बचाव आंदोलन में भी आम जनता जो इन्वॉल्व होती है, चिपको आंदोलन में भी आम जनता ही इन्वॉल्व थी। लेकिन वन्य जीव पशु विहार जो होता है ये सरकार के अधीन होता है, इसमें इसको आम जनता से कोई मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन आते हैं हम लोग 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? ऑप्शंस आपके पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर क 8%। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। कब लागू किया गया था? 1972 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कह रहा है कि भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर ग, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना ये हमारा राज्य झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। कह रहा है सरदार सरोवर बांध कौन सा राज्य प्रभावित होता है? यानी जो सरदार सरोवर बांध है इससे कौन सा राज्य जो है वो प्रभावित होता है? तो ये गुजरात को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। कह रहा है औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से पढ़ना है इसको। इसका जो राइट आंसर होगा देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि नवीकरण संसाधन का कौन उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शंस नंबर ग, भूमिगत जल, जिसका हम लोग उपयोग बार बार करेंगे वो नवीकरण संसाधन हो जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करना है और शेयर करना है सभी दोस्तों को, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वरना आप भूल जाओगे और इसका आने वाले लगातार वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में। कह रहा है कि लोगों के विकास का लक्ष्य क्या होता है? तो लोगों का जो विकास का लक्ष्य होता है वो क्या होता है? भिन्न हो सकता है और परस्पर विरोधी भी होता है, यानी हर लोगों का विकास का मतलब अलग अलग होगा। ठीक है, अभी आपके विकास का लक्ष्य क्या है कि आपका मन है कि अभी मैट्रिक पास करना है अच्छे नंबर से, लेकिन हमारा तो मकसद नहीं है ना, हमारा मकसद कुछ और है। तो सबका विकास अलग अलग होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करके बिस्कुट के 4 पैकेट बनाया और बाजार में उपभोक्ता को 80 रुपये में बिस्कुट बेचा, यानी 20 रुपये प्रति पैकेट। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? अब भैया सकल घरेलू उत्पाद आपको निकालना है तो अब किसको लेंगे? तो भैया बिस्कुट को ही लेंगे ना, जो अंतिम प्रोडक्ट होता है, जो ग्रॉस प्रोडक्ट होता है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसी को तो लिया जाएगा ना। तो बिस्कुट को ही लिया जाएगा। बना क्या है बाबू? बिस्कुट बना है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे, कहा जा रहा है कि विनिर्माण की प्रक्रिया किस क्षेत्र का भाग है। देखिए यहाँ पे वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है वो विनिर्माण का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। विनिर्माण का मतलब रिप्रोडक्शन, किसी प्राकृतिक चीज को लेकर के आप उसको प्रोडक्ट बना रहे हो, तो भैया ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगती है। ये काम किसका है? फैक्ट्रियों का है। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू, आ जाओ 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा जा रहा है कि अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां संवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि छुट्टी नहीं है। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन संवैतनिक अवकाश मिलता है। संवैतनिक का मतलब होता है वेतन के सहित छुट्टी। इन दोनों में किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित है? अब देखिए यहाँ पर जो, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में है और जिसको छुट्टी मिलता है तो उसको पैसा भी मिलता है, यानी वो संगठित है। कौन संगठित हो जाएगा? सीता। सीता जो है वो संगठित है और अनीता क्या हो जाएगी? असंगठित हो जाएगी। इसलिए जो इसका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर को बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ, कह रहा है कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य होगा वो क्या होगा? तो पहले से शामिल होगा। ठीक है, अब हम आपको इसको समझाते हैं। मान लो हमने आटा खरीदा, आटा तो खरीदा हमने 5 रुपये किलो। उसके बाद इसमें क्या मिलाया? चीनी मिलाया 3 रुपये का। फिर क्या हुआ? बिस्किट बनकर तैयार हुआ, इसको हमने बेच दिया 10 रुपये में। ये जो बीच वाला पार्ट होता है, जो खर्च होता है, ये तो इसमें शामिल होगा ना। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होगा? बताओ क्या होगा? तो वो जो होगा पहले से ही शामिल होता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। कब आया था? 2005 में आया था। आपको कमेंट कर ये बताना है कि इस गारंटी अधिनियम में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे, कह रहा है कि भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? ये भंडारण है। भंडारण एक तरह का जमा करना, किसी चीज़ को जमा करना लोगों की सेवा के लिए, ताकि हम आने वाले, जैसे कोरोना काल आ गया, सब लोग बैठ गए, तो सरकार ने जो राशन की चावलें रखी थी, सरकार ने फिर 2-2 महीने 3-3 महीना करके एडवांस में सबको चावल बांटे, गेहूँ बांटे, आटे बांटे, कोई अनाज बांटा, दाल बांटा, ये सब बांटा गया। ये सब क्या था? सेवा था। और सेवा जो होती है ना बाबू, ये कौन सा क्षेत्रक होता है? ये हमारा तृतीयक क्षेत्रक होता है। ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे, कह रहा है संघीय शासन व्यवस्था में संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? तो संघीय शासन की व्यवस्था में कौन असत्य है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 पे, कह रहा है कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 40%। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे, कह रहा है श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित कर दिया गया? तो श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो 1960 में। क्वेश्चन नंबर 34 पे आओ, कह रहा है संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ, 22 भाषाओं को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संघ और राष्ट्रपति, ये जो है आपका गलत है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कह रहा है कि 7 पार्टी अलायंस का गठन किस देश में किया गया था? तो इसका जो गठन हुआ था वो नेपाल में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे, कह रहा है कि बोल्विया किस महादेश में अवस्थित है? तो ये जो बोल्विया है वो लातिनी अमेरिका में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे, कह रहा है कि बोल्विया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था वो फेडे कौर ने किया था। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 39 पे, कह रहा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपको पहचाननी है, यानी कौन सा कथन इसमें गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। ये जो है गलत बात है। ठीक है, बाकी सब सही है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि नेपाल में SPA 7 अलायंस पार्टी ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? राइट आंसर हो जाएगा राजा वीरेंद्र को, ऑप्शन नंबर ग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है, और किसका कितना सही हुआ है 40 में प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।